राष्ट्रपति ट्रंप के यूएस की सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने ट्रेड और ट्रेड पे लगने वाले टैरिफ को लेकर एक तरह से पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी और पूरी की पूरी राजनीति की है। लगातार ट्रेड पे और उसके जो टैरिफ्स हैं दूसरे दूसरे देशों के द्वारा लगाए जाने वाले, उसके ऊपर वो लगातार बातें कर रहा है। तो उसी के कंटेक्स्ट में उन्होंने भारत के ऊपर भी 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। अनदर 25% का इंडिया पे इसलिए इम्पोज किया था कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था, क्रूड ऑयल। उसके बाद से वो लगातार ये बातें कर रहे थे कि मैं इस टैक्स को और बढ़ाऊंगा, इस टैरिफ को और बढ़ाऊंगा। और इंडियन बिजनेसेस को थे, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स थे, वो लगातार इस फियर में जी रहे थे कि पता नहीं कितना टैरिफ लग जाएगा और हमारा जो एक्सपोर्ट है, साथ ही साथ हमारा जो देश में इंपोर्ट है, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग फियर में थे कि इससे महंगाई बढ़ेगी और इंडिया में बेरोजगारी और बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। 1 फरवरी को बजट आया, 2 फरवरी को यूएस के साथ इंडिया ने एक ट्रेड डील फाइनल कर। भारत ने इससे पहले भी ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, मदर ऑफ ऑल डील कहते हुए ईयू के साथ, ब्रिटेन के साथ एफटीए किया था और ट्रेड डील्स किए थे। लेकिन ये ट्रेड डील सबसे बड़ा था जो यूएस के साथ हुआ, जिसके वजह से इसको अदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो उसका कारण ये है कि यूएस जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया से तकरीबन 7 गुने 8 गुने बड़ी इकोनॉमी है। वहां से सबसे ज्यादा इंडिया में इंपोर्ट होता है। इंडिया का एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा यूएस को होता है। तो ये वाजिब वजह इंडियन बिजनेसेस इसको लेकर वरीड थी, तो ये वाजिब सी बात थी। और भारत के ऊपर अगर इसका असर पड़ रहा था तो ये वाजिब था। जब से ये ट्रेड डील हुआ है उसे भारत में फिर से एक बेचैनी, स्पेशली पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बेचैनी ज्यादा है। ये भारत का यूएस के साथ ट्रेड डील हुआ है, दरअसल ये एशिया में बेस्ट डील है। इसलिए कि बाकी सारे कंट्रीज, आप चाइना को ले लो तो चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ यूएस ने लगा रखा है। बांग्लादेश, वियतनाम जो इंडिया के पड़ोसी हैं, यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं और ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं जो इंडियन बिजनेसेस भी यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, मसलन टेक्सटाइल्स, लेदर, एंड ज्वेलरी। इन चीजों में बांग्लादेश को या वियतनाम को भी 20%, 21% ऐसा टैरिफ लग रहा है। फेवरेट फील्ड मार्शल अभी बने हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, आसिम मुनीर के, पाकिस्तान को 19% का टैरिफ मिला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता होगा यूएस को एक्सेप्ट फॉर टेररिज्म, डोंट नो। लेकिन जो भी है उनको 19% का टैरिफ रेट मिला हुआ है। इन इंडिया को इस ट्रेड डील के बाद से 18% का टैरिफ यूएस में लगेगा। तो आप कह सकते हैं हाईएस्ट टैरिफ है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट किए जाएंगे और उस पर 0 टैरिफ है। इसी तरह यूएस से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जाएंगी जिसके ऊपर इंडिया ने भी बहुत कम कर दिया है या ग्रेजुअली उसको 0 तक वो ले जाने की बात कर रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन आई, ये इन्फॉर्मेशन दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप के एक मैसेज से आई जिसको वो ट्रूथ सोशल पे करते हैं। और सोशल पे उन्होंने लिखा कि इंडिया के साथ ट्रेड डील हो गई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ किया उन्होंने और उसमें उन्होंने 1-2 बातें लिखी, जैसे कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज बंद कर देगा और इंडिया यूएस से 500 बिलियन का इंपोर्ट करेगा। इतनी बातें उन्होंने मैसेज में लिखी और उसको लेकर इंडियन मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया, इंडिया में अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने रिस्पॉन्ड किया। मार्केट जो रिस्पॉन्ड करता है फिर उसको आप एक बेंचमार्क माने और इंडियन ऑपोजिशन को तो उसको मानना ही चाहिए, क्योंकि बजट वाले दिन जब मार्केट टैंक किया था तो इंडियन ऑपोजिशन ने कहा था कि मार्केट इससे खुश नहीं है, ये बजट बेकार है। जब यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ और मार्केट ने फिर से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और जो बजट डे का लॉस का उसको रिकवर करने के साथ साथ और इंप्रूवमेंट किया, तो इंडियन ऑपोजिशन को उस मार्केट के रिस्पॉन्स को तो मानना चाहिए। मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, ताकि मार्केट थोड़ा कॉशियस भी था, क्योंकि मार्केट ने लगातार ये कहा, मार्केट एक्सपर्ट्स में लगातार ये कहा, डेविल लाइज इन डिटेल्स। जब तक इसका डिटेल्स नहीं आते हैं तब तक हम लोग बहुत ज्यादा इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। एडे को इसके ऊपर डिटेल्स दिया ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल ने। तो उस डिटेल्स के बाद उनका लगातार इंटरव्यू आ रहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो उसके बाद इसकी सारी परतें खुली जो कि इंडिया के फायदे में भी है, कुछ चीजें जो है वो यूएस के भी फायदे में है। और जो $500 बिलियन का इंपोर्ट इंडिया का करने का बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था, या फिर रशियन ऑयल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था, उसके ऊपर भी आदरणीय पीयूष गोयल ने बहुत सारी क्लैरिटी दी। लेकिन इसके बाद भी मुद्दों से बैंकरप्ट इंडियन ऑपोजिशन ने इसने अपनी हरकतों की तरह, बाकी पुरानी हरकतों की तरह, इसको भी क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। क्रिटिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव चीज है, वो आप
किसी की कमी बताते हो ताकि उसमें सुधार हो सके। लेकिन ये क्रिटिसिज्म से ज्यादा एक तरह से एमनाइजिंग था, इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को डेमनाइज करना था, नीचा दिखाने की कोशिश थी। इसमें उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी इंडियन ऑपोजिशन के द्वारा वो था कि इसमें उन्होंने फेयर मॉन्गरिंग करने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश। स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 500 बिलियन का इंपोर्ट किया जाएगा, और रशियन ऑयल पे जो उन्होंने बात की थी, मुद्दों को लेकर इंडियन ऑपोजिशन ने तमाम तरह के बवाल काटने शुरू कर दिए, अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और उन्हें एक तरह से फेयर बनाने की कोशिश की। कॉमर्स मिनिस्टर ने सब कुछ क्लियर कर दिया, आदरणीय पीयूष गोयल जी ने, क्योंकि ऐसा इंडिया ने नया मार्केट ओपन नहीं किया है यूएस के लिए जो कि पहले से नहीं था, क्योंकि ऐसा इंडिया ने इंपोर्ट करना शुरू नहीं किया है जो पहले से इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे ही यूएस से जो ड्यूटी लगाई जाती थी वो ज्यादा थी, तो अब उन लोगों ने कम किया है। इंडिया ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो लगातार इंपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए एक नया सप्लायर उन्होंने तय कर लिया कि मान लो कि अगर दालों की बात करें तो दाल जैसे 3-4 जगहों से हमारे पास आता था, अब एक और मार्केट हो गया है। ऑयल की ही अगर आप बात कर लो तो क्रूड जैसे 3-4 जगहों से हमारे पास आता था, अब एक और मार्केट हो गया, एक और सप्लायर हो गए। उन्होंने ये भी बातें कही कि इंडिया ने इंडियन डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों पर टैरिफ कम किया है, बहुत सारी चीजों पर ग्रेजुअली हम उसको 0 तक ले जाएंगे, और जो इंडियन डिमांड है उसके अनुसार हम लोग ये टैरिफ पे पूरी तरह डील कर रहे हैं। स्पेशली इंडिया में यूएस की टेक्नोलॉजी जो है, एनवीडिया के चिप्स ले लो आप, इंडिया में जो डेटा सेंटर्स बनाने की बात हो रही है, बजट में जो कहा गया है कि हम लोग एआई के लिए न्यू डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश करेंगे, और उसके लिए जिस तरह से टैक्सेस में रिलीफ देने की बात कही गई है अगले 22-23 सालों तक, 2047 जो टैक्स में रिलीफ देने की बात कही गई है, इन चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों को हम इंपोर्ट करेंगे 0 टैरिफ्स पे। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर उन्होंने क्लैरिटी दी कि हम उसको कोई भी तरह का नया इंपोर्ट उसमें नहीं करेंगे, क्यों कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंपोर्ट नया नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियर कट कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्देश था कि हम लोग भारतीय किसानों को, भारतीय गरीब वर्ग को, पशुपालक वर्ग को किसी तरह का हैम्पर नहीं करेंगे। अब जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं, ब्लूमबर्ग ने गए 2-3 दिन पहले ये रिपोर्ट दी थी कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आदरणीय अजीत डोवाल, उनकी मुलाकात हुई थी यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ, और उन्होंने भी वहां पर कहा था कि इफ यूएस इज नॉट रेडी टू मेक अ डील वी विल वेट टिल प्रेसिडेंसी ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है 1 साल बीत चुका है, 3 साल और हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन हम कोई ऐसी डील नहीं करेंगे जिसमें हमें नुकसान हो। इसी एनवायरमेंट में, इसी इकोनॉमिक एनवायरमेंट में सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन हम यूएस के साथ कोई ऐसा डील नहीं करेंगे जिसमें हमें नुकसान ही हो। तो एक तरह से जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई या फिर कॉमर्स मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल ने कहा, ये क्लैरिटी है कि इंडिया का ऑपोजिशन फेयर मॉन्गरिंग कर रहा है कि हमारे किसानों का नुकसान होगा या हमारे रशियन ऑयल परचेज है उसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। तो आदरणीय पीयूष गोयल ने क्लियर कट कहा कि रशियन ऑयल परचेज की जो बातें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको देखता है, और उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। हमारे ट्रेड डील में ऑयल इंपोर्ट के ऊपर कोई बात ही नहीं थी। 500 बिलियन का जो इंपोर्ट करने की इंडिया की बात भी थी, अभी यूएस के साथ ईयरली कोई 100 या 200 बिलियन का ही इंपोर्ट होता है, तो 500 बिलियन कोई 1 साल में नहीं होना है, 500 बिलियन अगले 5 सालों में होना है। ये 5 सालों में जो इंपोर्ट होगा, ऑब्वियसली इंडिया जो डेटा सेंटर बनाने की बात कह रहा है, तो एनवीडिया चिप्स से लेके अदर और टेक्नोलॉजीज जो हैं जिसको कि इंडिया में डेटा सेंटर्स के लिए इस्तेमाल होगी, वो सारी चीजें इंडिया लेगा। जी के इंजन्स की उन्होंने बात की जो कि एयरक्राफ्ट्स में लगते हैं, और उन इंजन्स को एयरक्राफ्ट्स और पूरे के पूरे स्पेस में ही उन्होंने बताया कि तकरीबन 100 बिलियन का तो इंपोर्ट हमारे भी हम लोग करने वाले हैं। ये 500 बिलियन अगले 5 साल में कोई बहुत बड़ा डील ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से एआई ने नए स्पेस बनाए हैं और नए स्पेसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से घुस रहा है, तो टेक्नोलॉजी में यूएस बहुत आगे है, और उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में ऑब्वियसली इंपोर्ट करना है और उसके लिए प्राइसेस बहुत हाई रहेंगे। ये 500 बिलियन का जो अगले 5 सालों में इंपोर्ट होना है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा नहीं है, और आज के भी डेट में जो इंपोर्ट चल रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो ये बहुत बड़ी बात तो खैर है नहीं। आज भी भारत आलू का आयात करता है, दाल के मामले में भारत
आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है, हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसने भी सीड से रिलेटेड ग्रेन्स हैं, या वो सरसों हो या वो सोयाबीन हो, इसका लगातार इंडिया में प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है। बट आदरणीय पीयूष गोयल ने भी इसको कहा कि भारत जिस तरह से एस्पिरेशनल भारत बन रहा है, जिस तरह से भारत में लगातार लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, तो इंडिया में कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और हम वो कंजम्पशन पूरी तरह हम अपने प्रोडक्शन से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सोयाबीन ऑयल हम अभी पहले भी इंपोर्ट कर रहे थे, अभी भी इंपोर्ट करेंगे यूएस से। पहले भी हम लोग दाल इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारे पास एक नया एवेन्यू खुल गया है जहां पर बहुत कम ड्यूटी पर हम लोग वहां से दाल आयात कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें अभी भी आयात होती हैं और उन चीजों का आयात यूएस से बढ़ेगा, लेकिन कोई भी ऐसा एरिया नहीं ओपन अप हुआ है जिससे कि हमारे किसानों को या हमारे पशुपालकों को कोई नुकसान। तो पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम जो है वो किसानों को लेकर और रशियन ऑयल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। सेम आर्ग्यूमेंट्स उसी तरह के चला रहे हैं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने चलाया था, जिस तरह से आदरणीय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को 4 दिन की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसको रोकने का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। उसके ऊपर उसी तरह बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स उसी तरह के दिए जा रहे हैं कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने यह अनाउंसमेंट नहीं किया और क्यों यूएस के प्रेसिडेंट ने यह अनाउंसमेंट किया। अब यूएस के प्रेसिडेंट ने क्यों अनाउंसमेंट किया, क्यों नहीं किया, वो तो वो जान। फियर मॉन्गरिंग करनी है। भारत का विपक्ष इतना दिवालिया है मुद्दों को लेकर कि उनके पास कोई इशू नहीं बचा है और इस तरह की कहानियां, इस तरह की नारेबाजी, वो डिटेल्स में नहीं जा पा रहे हैं, डिटेल्स में जाके कोई ऐसा इशू नहीं बता पा रहे हैं जिसमें कि इंडिया ने अपने आप को नुकसान करके यूएस के फायदे के लिए यह डील की हो। ऐसा आदरणीय पीयूष गोयल जी ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में, रेयर अर्थ के मामले में या रेयर टेक्नोलॉजीज जो हैं, शेयर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मामले में 2 ही जगहों पर जा सकते हैं। तो ट्रस्टेड पार्टनर हमारा यूएस है तो हम यूएस के पास जाए, दूसरे जगह पर हम नहीं जा सकते। उनका इशारा चाइना की तरफ था। तो आदरणीय प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं क्या वो कोई होली ग्रेल, कोई होली ट्रुथ तो है नहीं। वो क्या लिख देते हैं अपने ट्रुथ सोशल पे, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम ब्रह्मा की लकीर हो जाती है। इंडियन ऑपोजिशन जो बातें कहता है, जिस तरह की अफवाहें फैलाता है, जो मुद्दे उठाता है, वो होली ग्रेल है क्या? मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। जब हाल किले के रख रखाव की जिम्मेदारी एक इंडियन इनस हाउस को दी गई थी, डालमिया ग्रुप था शायद, उस समय इंडियन ऑपोजिशन ने बवाल काटना शुरू कर दिया कि लाल किला बिक गया है। क्या वो बिका है? लेकिन इंडियन ऑपोजिशन उसी तरह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे कूदते रहता है। सीरियसनेस तो न उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन की है, न उनके बाकी के नेताओं की है और न उनके काम में ये दिखता है। लेकिन वो झूठ मूठ की दलीलें देते रहते हैं, झूठ मूठ के आर्ग्यूमेंट्स देते रहते हैं। ऑटोमेटिकली वो इतने अभिहीन हो गए हैं कि उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। तो इसी तरह के अफवाह फैला के वो अपनी राजनीति चला रहे हैं। भारत का मीडिया उनको स्पेस देता है, हर तरह के क्लेम करते हैं। वो संसद में बोल देते हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। उनके इस तरह के दलील जो रहते हैं वो उनके लिए कोई फायदा नहीं दे, भारत के लिए भी कोई कंस्ट्रक्टिव सुधार करने की बात नहीं कहते। इन वो ये बात गला काट पड़ के कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है। वो हर तरह की बातें करते हैं, सब कुछ कह लेते हैं, हद्दी से बद्दी टिप्पणियां कर लेते हैं और यही भारत की डेमोक्रेसी है। इससे बड़ा डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल, इससे बड़ा फ्री स्पीच का एग्जाम्पल क्या होगा? और वो बार बार गला आड़ पाड़ कर वही बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें कहने की आजादी है। अपोजिशन को फ्री स्पीच की रोक नहीं, अपोजिशन जो लैक करता है वो है फ्री हियरिंग। वो अपने दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं होते, वो दूसरों की बात सुन नहीं सकते, वो सिर्फ अपने बकवास क्या किए जाते हैं और वही बकवास करना जारी रखना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उर मचाना चाहते हैं। जनरल नरवणे की वो किताब जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, जिसको पब्लिश होने की परमिशन नहीं दी गई है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पत्रिका का रिपोर्ट लेकर वो आ जाते हैं और उसके ऊपर वो अपना भाषण, एक तरफा भाषण देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कहते रहें और जब लोग उस पर सवाल उठाते हैं, जब संसदीय परंपरा, जब संसद के कानून, जब संसद के सिस्टम में, वो जब उसके ऑपोजिशन में जाते हैं, जब उसके अपोजिट रहते हैं, तो उस पर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। दरअसल बेसलेस और बैंकरप्ट ऑपोजिशन कुछ इसी तरह का दिखता है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री को तो लोकसभा में बोलने से रोक देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री को बोलने से रोकने के लिए वो जिस तरह की भद्दी हरकत इस बार की है उन्होंने बजट सत्र के दौरान, और कांग्रेस की विपक्षी महिला सांसद जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के सीट को घेर कर खड़ी हो गई थी, वो कुछ भी हो सकता था। ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा स्पीकर ने इसको बहुत क्लैरिटी के साथ कहा और उन्होंने कहा कि कुछ भी घटनाक्रम हो सकता था। इसलिए मैंने ही, लोकसभा स्पीकर ने खुद ही माननीय प्रधानमंत्री से यह रिक्वेस्ट किया कि वो सदन में ना आए। और इसके ऊपर कांग्रेस इस तरह से कुर्ता फाड़ के नाच रही है जैसे उनको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया।
वो खुद दूसरों को बोलने नहीं देना चाहते, वो खुद सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ एक तरफा राग अलापना चाहते हैं। मीडिया ट्रैक्शन उसको देता है, और ट्रैक्शन दे भी क्यों ना, भारत फ्री स्पीच कंट्री है, भारत में संविधान है, भारत में कानून का राज है, डेमोक्रेसी है। और इससे बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकते कि वो आयरनी में जीते हैं, वो अपनी भद पिटवाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और ये बातें चिल्ला चिल्ला कर दिखता है। इस तरह का दिशाहीन विपक्ष और इस तरह के तो जैसी हरकतें करने वाले या हरकतें करने वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारतीय विपक्ष को कहीं नहीं ले जाएंगे, डायरेक्शनलेस बनाएंगे, और वो एक ही तरफ ले जाएंगे कि भारतीय विपक्ष किसी तरह भी वैनिश हो जाए, खत्म हो। हमेशा वो इकार गंभीरता से बहुत दूर तरह की टिप्पणियां करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर कमेंट किया और उनको गद्दार कह दिया। वो अपनी पार्टी के सेंस में ये कह रहे थे कि मेरे साथ गद्दारी की, लेकिन क्या मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी में चला जाए, कोई व्यक्ति अगर अपना कंस्ट्रक्टिव कुछ देश को देना चाहे, कोई व्यक्ति अगर ये देखे कि उसकी पार्टी दिशाहीन हो गई है, कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ काम कर नहीं पा रही है, देश के विपक्ष की भी आवाज नहीं बन पा रही है, तो उस व्यक्ति को वो गद्दार कहेंगे। किसी एक फैमिली का कोई नौकर तो है नहीं यहाँ पर, तो उस व्यक्ति को वो गद्दार कह रहे हैं जिसके दादा ने देश के लिए न सिर्फ अपनी जान को दांव पे लगाया बल्कि दे दिया। आदरणीय रवनीत सिंह बिट्टू के जो दादाजी थे, आदरणीय बेअंत सिंह जी, सरदार बेअंत सिंह जी, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या हो गई। वो हत्या क्यों हुई उनकी? वो इसीलिए हुई क्योंकि सिख हिंदू यूनिटी के लिए उन्होंने पंजाब में जो कर सकते थे उन्होंने किया, तो उन्होंने अपने जान को दांव पर लगा कर ये किया, और उसी का परिणाम था कि उनकी हत्या कर दी गई। देश के यूनिटी के लिए उन्होंने काम किया था, वो गद्दार नहीं है। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने भिंडरावाले को खड़ा किया सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। कोई भी सेंसिबल लीडर आज के डेट में ऑपोजिशन में रहना चाहता है क्या? स्पेशली कोई भी सेंसिबल लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी में रहना चाहता है क्या? रुक रहा है क्या? कोई सेंसिबल लीडर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई है लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने। और बाय डिफॉल्ट तो आदरणीय राहुल गांधी ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सब कुछ है, उनके अलावा तो कोई कांग्रेस का नेता है नहीं। इस स्थिति में उन्होंने कांग्रेस को खड़ा कर दिया है। कोई भी सेंसिबल लीडर कांग्रेस में रुकना चाह रहा है क्या? अकील अहमद खान बिहार के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, बहुत बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनके पूरे परिवार का इतिहास है कांग्रेस का। वो आज जो बातें कह रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी को जिस तरह से आईना दिखा रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी को सोचना चाहिए कोई भी सेंसिबल व्यक्ति कांग्रेस में इस वक्त नहीं रह सकता, सर्वाइव भी नहीं कर सकता। उनका तो ये साफ साफ कहना है आदरणीय शकील अहमद खान का कि कोई भी स्टेचर वाला, कोई भी कद वाला नेता आदरणीय राहुल गांधी खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस में। वो कह रहे हैं कि उनसे कोई वरिष्ठ हो, उनसे कोई सीनियर हो, उनसे कोई ज्यादा ट्रैक्शन पाता हो पब्लिक में, ऐसा कोई भी फिगर आदरणीय राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि कोई भी कांग्रेसी आदरणीय राहुल गांधी से न मिल सकता है, न सवाल कर सकता है, न कोई कांग्रेसी आदरणीय राहुल गांधी को जाकर अपनी बात कह सकता है। आदरणीय राहुल गांधी एक कोटरी से घिरे हुए हैं, उनके कुछ एडवाइजर्स हैं, और वो एडवाइजर्स ही तय करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी से कौन मिल सकता है, कौन जो भी उनके एडवाइजर्स की तारीफ करेगा, जो आदरणीय राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता, जो आदरणीय राहुल गांधी में हवा भरेगा झूठ मूठ का, वही उनसे मिल सकता है, वरना सच बताने वाला कोई मिल नहीं सकता। शकील अहमद खान ने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया कि उनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है आदरणीय राहुल गांधी के पास, और उनका सिंपल से यही पॉलिसी है कि जिस दिन बीजेपी से लोग उकता जाएंगे, जिस दिन बीजेपी फेल हो जाएगी, उस दिन वो लोग कांग्रेस के पास आएंगे और कांग्रेस सत्ता में आएगी। अनफॉर्चुनेटली भारतीय पॉलिटिक्स के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारतीय राजनीति के लिए अनफॉर्चुनेट ये है, कांग्रेस लाख कोशिशों के बावजूद लोगों के बीच में बीजेपी को फेल होता हुआ नहीं दिखा पा रही है। बीजेपी फेल नहीं हो रही है और एक के बाद एक चुनाव लगातार जीतते जा रही है, और एक तरह से इंडिया का ऑपोजिशन पूरी तरह ध्वस्त होता जा रहा है।